जिगर जी, मैं अब आपसे जरा, आप क्योंकि कांग्रेस के अब ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से सबको उम्मीद है और गुस्सा भी है और शिकायत भी है, और उसका एक बड़ा कारण यह है कि सबको यह लगता है कि कांग्रेस को ही अल्टीमेटली, उसको बड़े भाई का रोल कह लीजिए, उसको ये रोल में कह लीजिए कि भाई उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको सबको साथ लेके चलना, जैसे नीतीश जी ने कहा, सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। इस रोल में कांग्रेस को थोड़ा अपना जो भी काडर है, जो भी है, उसको भी कहीं ना कहीं ये तो कहना होगा ना कि आप लोग भाई थोड़ा संतुलित रहिए, क्योंकि कई बार बिना बात के, क्योंकि लोगों का हो सकता है नियत ना हो, लेकिन वाणी पे अगर संयम नहीं रहता तो उससे अगर उत्तर प्रदेश में जो भी हुआ, अंत में भाई राहुल गांधी और खड़गे जी को फोन करना पड़ा ना, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, अगर आप थोड़ा संयम रखते। ठीक है, दूसरी तरफ से होता, अगर उधर से कुछ भी हो रहा था तो आप तो संयम रख सकते थे। एक दूसरा, आपसे बार बार एक कौशिक देवराय साहब सुबह से तब से पूछ रहे हैं, जब से शुरू हुआ, भाई गुजरात में कांग्रेस कुछ करेगी कि वैसे ही रहेगी? उनका बाय 7-8 बार था, तो पहले गुजरात से शुरू कर दीजिए कि कांग्रेस 26 में 26 सीटें कैसे जीतेगी या नहीं जीत पाएगी। तो देवराय साहब बहुत परेशान है कि कैसे होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले उन्हीं के जो सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, कांग्रेस में आज की तारीख में जितना कचरा साफ होना था हो चुका है। अब आप जो बचे हैं वो सच्चे कांग्रेसी बचे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आने वाले समय में तकरीबन मेरे ख्याल से 15-20 दिन के अंदर-अंदर या दिवाली के बाद संगठन में काफ़ी सारे बड़े चेंजेस आने की संभावना है। उसके बारे में भी हमारे बड़े जो नेता है, अध्यक्ष साहब है, सीएलपी लीडर है, उनकी भी दिल्ली में मीटिंग्स वगैरह हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे हम ऐसे चेंजेस ला रहे हैं संगठन के तौर पर, जहां पर जो सच्चे कांग्रेसी है, सच्चे लोग है या सच्चे देशभक्त है, जो सही में पार्टी के लिए और जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों को यहाँ पर कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। ये प्रयास हम आज की तारीख में जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि उसका एक जो रिजल्ट है, जो एक इम्पैक्ट दिखेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, वो इतना अच्छा दिखेगा कि आपको जरूर ये सामने रिजल्ट में नजर आ जाएगा कि बीजेपी 26 में से 26 सीट चाहे कितना भी मैनिपुलेशन करे, कितनी भी जालसाजी या धोखाधड़ी करे, वो नहीं ले जाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि इस बार 26 में से 26 बीजेपी को नहीं जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये जवाब से आपको बिल्कुल आइडिया आ गया होगा कि कांग्रेस और खास करके गुजरात कांग्रेस कितने बड़े फॉर्म में और कितने प्रतिबद्ध तरीके से गुजरात में लड़ रही है। और हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध है, आप सभी हमारा सहयोग करें, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। दूसरी बात पे आता हूँ, जो ये गठबंधन की बात है, ये मुद्दा कल से काफी चल रहा है, पर मैं इसको एक दो तरीके से देखता हूँ। जैसे इसमें मैं शशि सर की बात से, धनंजय सर की बात से भी सहमत हुआ, साथ में अनिल जैन सर ने जो बात कही उस बात को भी हमें रेखांकित करना चाहिए। एक बात यह है कि जैसे बड़ा घर होता है तो वहाँ बड़े ताऊजी होते हैं। वो सीधी सी बात है कि अगर छोटे बच्चों को डांटने की कोशिश करते, कुछ बोलते हैं, तो उनको सुन लेना चाहिए और उनकी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे अच्छे भविष्य के लिए हमें डांट रहे हैं, ना कि हमें बागी होना चाहिए। जबकि बीजेपी में इससे उल्टा है कि आपको अगर बड़े लीडर ने किसी ने कुछ सलाह दे दी तो आप उसे ही सबसे पहले हटाने की कोशिश करेंगे या मार्गदर्शक मंडल में डाल देंगे, या फिर उनका कद जो है वो राजनीतिक तौर से खत्म कर देंगे, जैसे वसुंधरा राजे जी का किया हो या डॉक्टर रमन सिंह का किया हो, किसी का। जिसने सलाह दी वो गया। बीजेपी में ये हालत है, जबकि कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन में मेरे ख्याल से आज की तारीख में इतना खुलापन है कि आप कोई भी बात रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश साहब ने जो बात की है उसको उसी परिप्रेक्ष्य में मैं ले रहा हूँ कि वो बिल्कुल एक मीठा, जो कहते हैं, एक संकेत है उनकी तरफ से कि भाई अब इलेक्शन जो है 5 राज्यों के, उसमें तो कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस को बहुत सारी सीट मिलने की और 5 राज्यों में चुनाव में जीतने की संभावना भी प्रबल है। तो उसके साथ साथ आपको इंडिया गठबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए और उनकी ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि देना चाहिए। जहां तक बात है डॉक्टर अनिल जैन साहब ने जो बात की है उससे मैं काफी मतलब सहमत हूँ। ये बात बिल्कुल है कि कुछ नेताओं के बयान की वजह से, या फिर जैसे सर आपने बताया कि कुछ ऐसे वक्तव्य आ जाते हैं जो कभी ना कभी अपनी वाणी विलासता में कहीं कोई अलायंस को डिस्टर्ब करते, बस वो उससे बचना चाहिए और एक डिसिप्लिन में रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय है वो काफी भारी है। हम जितना लाइटली सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाजपा और आज की तारीख की जो भाजपा है, मोदी जी की जो भाजपा और आरएसएस है, वो ऐसे नहीं है कि आसानी से सत्ता छोड़ दे। वो हर एक प्रकार का कोई ना कोई हथकंडा अपनाएंगे जिससे कैसे भी करके वो सत्ता में बने रहे। आप सर बिलीव नहीं करेंगे, 2 दिन पहले मैंने जो एक फाइनेंशियल वेबसाइट है बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से रिलायंस ही उसका मालिक है, मनी कंट्रोल करके, उसमें एक स्टेटमेंट चल रहा था। क्रिस वुड करके कोई फॉरेन के बहुत बड़े इन्वेस्टर है, तो उनका एक स्टेटमेंट चल रहा था कि अगर बीजेपी सरकार गई तो
जो स्टॉक मार्केट है वो 25% तक करेक्ट हो सकता है, मतलब टूट सकता है। अब आप देखिए, एक ये बात भी मैंने अपने सीनियर्स को पहुंचाई है एक अलग ही तरीके से, कि आज की तारीख में एक डेटा के हिसाब से, सेबी के डेटा के हिसाब से तकरीबन 11 करोड़ इन्वेस्टर्स है भारतवर्ष में। अब आप सोचिए कि 11 करोड़ इन्वेस्टर का जब पैसा लगा होता है, तो एक हमारे एक जो मन में होता है ना कि हाँ पैसा लगा है तो जो चल रहा है चलने दो, पैसा कौन गंवाना चाहता है, ये भी एक जो लालच होती है। तो आप सोचिए 11 करोड़ लोग और उनके परिवार, कितना बड़ा समूह होता है। तो मैंने सीनियर्स तक ये भी बात पहुंचा दी कि आप उनके लिए भी कहिए कि राहुल जी एक बात जरूर करें, एक शायद वक्तव्य दे या फिर कोई इंटरव्यू करे कि हम मार्केट के भी साथ है, लोगों के साथ है, इन्वेस्टर के भी साथ है, और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 2024 में इंडिया गठबंधन की, ये मार्केट आज 18-19 हजार 20 हजार की रेंज में, वो 25 हजार की रेंज में चला जाएगा। तो शायद इससे भी एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन और एक संकेत मिलता है लोगों में। जिस तरीके से राहुल जी आदिवासी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, किसी भी गरीब वर्ग के लिए, किसी के भी लिए जो योजना की बात करते, अशोक गहलोत साहब जो बात करते, भूपेश बघेल साहब जो बात करते, सारी योजना, सारी गारंटी देते, तो मेरे ख्याल से ये भी एक रेखांकित करना जरूरी है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर सभी साथ मिलकर चलेंगे तो ये कारवां जरूर मंजिल तक पहुंचेगा, क्योंकि 2024 के बाद मुझे नहीं लगता कि अगर बीजेपी, भगवान ना करे, अगर पावर में आ गई तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल बात नहीं है, अब ये पूरे देश की बात बन गई है। मैं ये नहीं मानता कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा फील कर रही है कि हम नहीं बचेंगे या लोकतंत्र नहीं बचेगा। अब ऐसा है कि जो 63% जो वोटर थे, जिन्होंने 2019 में भाजपा को वोट नहीं दिया था और जो मोदी जी के करिश्मा से उस समय भी अभिज्ञ रहे थे, अलग रहे थे, उनको तो ये अभी लगता ही है कि 2024 के बाद लोकतंत्र नहीं रहेगा। लेकिन जो बाकी 37% है, उसमें से भी तकरीबन 20% जो अंधभक्त थे पहले, उनको भी अब ये लग रहा है कि लोकतंत्र नहीं बचेगा और अभी हमारे ऊपर और टैक्स का बोझ आएगा और हम शायद, हमारा जो पूरी सेविंग है वो खत्म हो जाएगी, घर से सोना चांदी या जो भी होगा या बर्तन बेचने की बारी आ जाएगी। तो मैं ये मानता हूं कि अब ये केवल विपक्ष की बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है, ये सभी जनता की बात है, और जनता इस बार जागरूक है, एकजुट है, और इसी को लेकर हम लोग साथ में चल रहे हैं। पर मैं वापस उसी सब्जेक्ट पर आऊंगा कि नीतीश साहब ने जो बात किया उसे बिल्कुल पॉजिटिवली लेना चाहिए। जो कोऑर्डिनेशन कमिटीज वगैरह बनाई है जिसमें जो बड़े लोग शामिल है, उनको जरूर उसके ऊपर काम करना चाहिए, और एक साथ पैरेलल तरीके से, क्योंकि कांग्रेस का संगठन काफी बड़ा है, तो पैरेलल तरीके से वहां पर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, चाहे साझा रैली हो, साझा बयान हो, साझा वक्तव्य हो, साझा इंटरव्यूज हो, वो सब जरूर करने चाहिए। और ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बस एक बात जरूर आखिर में अपनी बात रख के कहना चाहूंगा कि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जो चीज है पॉलिटिकल पार्टी में और कांग्रेस में भी, वो डिसिप्लिन है। और मैं शायद ये मानता हूं, जिस तरीके से मेरी जो अलग अलग लोगों से बात होती है उसमें, कि शायद अगर ये 5 राज्यों के चुनाव में 5 में से 4 या 5 में से 5 कांग्रेस जीतने में सक्षम रहती है और सफल होती है, तो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के पहले संगठन में बहुत बड़े बदलाव राहुल जी शायद करेंगे, और वो ऐसे बदलाव होंगे उसके बाद शायद कोई सवाल नहीं उठेगा। और लोकसभा आते, उसके इलेक्शन आते आते जहाँ पे जो हमारे सहयोगी है उनको भी और जनता को भी या लोगों को भी कोई सवाल नहीं उठेगा, सारी चीज बखूबी सही तरीके से चलेगी। राहुल जी केवल शायद एक बात प्रस्तावित करने की कोशिश में है कि ये 5 राज्यों के चुनाव, उनका जो करिश्मा है, वो उनके जो वायदे हैं, जिस तरीके से वो आगे अगुवाई कर रहे हैं, उस तरीके से अगर सफल हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से काफी बड़े चेंजेस आने वाले समय में हम देखेंगे, और सब साथ में मिलकर चलेंगे। इसमें कोई लीड करने की बात नहीं है, सब साथ में मिलकर चलेंगे और सब साथ में मिलकर लोकतंत्र को बचाएंगे। जिगर साहब, चलते चलते अंतिम वो अडानी जी का क्या करेंगे गुजरात में, क्योंकि अडानी जी के बिना तो वहां पत्ता नहीं खड़कता है, चाहे पत्रकार हो चाहे नेता हो। बिल्कुल सर, सही बात है। मेरे ख्याल से गुजरात में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में ये हालत है कि उनका नाम बिल्कुल शीर्ष स्थान पर है। पर जैसे पहले भी मैं 2-3 डिबेट्स में कह चुका हूँ, कई बार ट्वीट में भी लिख चुका हूँ कि सब लोग लिखते हैं कि भाई ये साहब के मालिक है। मैं नहीं मानता ये साहब के मालिक है, साहब ही मालिक है, और सब कुछ साहब का भी है, क्योंकि साहब इतने बड़े व्यक्ति है जो पूरे संगठन को कंट्रोल में रखते हैं, लाखों करोड़ों उनके जो अनुयायी है उनको कंट्रोल में रखते हैं, और सारी मीडिया को कंट्रोल में रखते हैं। तो वो क्या 50-100 करोड़ या लाख करोड़ इतने सारे फंड को ऐसे ही किसी और के हाथ में थोड़ी सौंप देंगे। मैं मानता हूँ ये सब कुछ साहब का है, सब मैनेज हो रहा है। पर हाँ, एक बात जरूर है कि ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी जरूर है कि इनके पास इतना धनबल बाहुबल है, उसके सामने लड़ने के लिए इंडिया अलायंस के अंदर जो एक बात आपने बताई वो बिल्कुल सही है, कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर आमने सामने गलत बयानी कुछ हो गई, और कई बार क्या होता है कि बड़े नेता के अंदर कहीं ना कहीं एक तलखी होती है, ईगो होता ही होता है, एक मन में पावर होता है, और उसके बाद ज्यादा सफलता मिल जाती है तो वो पावर उनके आसपास के चेले चपाटे भी बढ़ा देते हैं कि साहब आप तो भगवान है।
जैसे दिल्ली में एक भगवान है, आप यहाँ के यूपी के भगवान है, आप बिहार के भगवान है, आप यहाँ के भगवान है, तो वो जो है उससे बचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय है वो इंडिया अलायंस के लिए, हम सबके लिए बहुत ज्यादा परीक्षा का समय होगा, जिसमें हमको बहुत ही कदम जिसे कहते हैं फूंक फूंक के रखने पड़ेंगे, खासकर हमारे वाणी विलासता में, क्योंकि सामने वाले वाणी विलासता में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और उनकी जो टीम है, मीडिया टीम, वो बिल्कुल एक एक शब्द को पकड़ के तोड़ मरोड़ के पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये बात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खास करके राहुल जी को, नीतीश जी को, ममता बनर्जी जी को, तेजस्वी जी को और अखिलेश जी को, ऐसे जो भी बड़े नेता है उनको ही साथ में, खड़गे साहब को, सबको साथ में बैठकर ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। और ये डिसिप्लिन इतना जो वाणी का है वो जरूर आना चाहिए कि बिल्कुल नीचे के लेवल के तक, मतलब जो भी कार्यकर्ता है वो भी ऐसी कोई पोस्ट नहीं रखेगा सोशल मीडिया में जो इंडिया अलायंस के लिए हानिकारक हो सके, या फिर कोई ये भी नहीं बोलेगा कि अखिलेश यादव जी पीएम बनेंगे, नीतीश कुमार जी पीएम बनेंगे, ममता जी पीएम बनेगी, राहुल जी पीएम बनेंगे, खड़गे साहब पीएम बनेंगे। ये अपने अलग अलग गुटबाजी होगी जिसका फायदा बीजेपी जरूर उठाएगी। तो मैं ये मानता हूं कि आने वाला समय बहुत बड़ी चुनौतियों से भरा है, और वो चुनौतियों से लड़ने का एक ही उपाय है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करेंगे, नैरेटिव टू नंबर्स बनाएंगे और नंबर्स से नैरेटिव तक जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये सफर थोड़ी आसान हो जाएगी, और तभी जाके हम सभी को सफलता मिलेगी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए।